आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली पहुंचे हैं और धराली में पहुंचकर उन्होंने जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद कहीं ना कहीं उनकी कुशलक्षेम पूछी है और उसके साथ ही जो लोग ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए दुख भी व्यक्त किया है। और उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित लोगों से कहा है कि वो घबराए ना, उनके साथ सरकार खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ सरकार खड़ी हुई है और सरकार हर संभव उनकी मदद करेगी। और लगातार देखा भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर कहीं ना कहीं वहाँ पर जो मदद के हाथ हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहाँ पर कार्य कर रही हैं और जो प्रभावित हैं उनके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर की गई हैं। इसके साथ ही देखिएगा कि अभी भी कुछ लोग वहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश लगातार रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों से मुलाकात कर कहीं ना कहीं उनको आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ है, किसी भी दिक्कत उनको नहीं होने दी जाएगी और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके लिए की जाएंगी। और वहीं मुआवजे की बात यदि की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी मुआवजे के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए जो मुआवजा है वो जरूर दिया जाएगा, क्योंकि आपदा के दौरान सरकार कहीं ना कहीं मुआवजा देने का काम जरूर करती है, लेकिन अभी सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनको निकालने की जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले है। सबसे पहले उन लोगों को सुरक्षित किया जा सके। न्यूज स्टेट धनराजगढ़, देहरादून। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज धराली पहुंचे हैं और उन्होंने धराली और हरसिल में हुई आपदा की पूरी निरीक्षण किया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो रेस्क्यू अभियान है उसमें तेजी लाई जाए। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वहाँ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है और तमाम जो आपदा से नुकसान हुआ है उसकी जानकारी हासिल की है। और उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो आपदा से नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए और उसके साथ ही जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं तो उनको सुरक्षित निकालने की कोशिश की जाए। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर बताया है कि 190 लोगों को अभी रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि कुछ लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, उनको ढूंढने का प्रयास लगातार जो टीमें हैं वो कर रही हैं। हालांकि जो मौसम है वो वहाँ पर बाधा जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम जो टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं, चाहे ITBP की टीम की बात करें, NDRF की टीम की बात करें, SDRF की टीम की बात करें या फिर आर्मी की टीम की बात करें, तमाम जो टीमें रेस्क्यू अभियान में लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं समन्वय बनाकर रेस्क्यू कार्य चला रही हैं। और माना जा रहा है कि जो रेस्क्यू कार्य है वो जल्द ही समाप्त होगा और लोगों को सुरक्षित बचाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर किया जाएगा। न्यूज स्टेट धनराजगढ़, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बात की और पूरी जानकारी हासिल की। उत्तरकाशी में आई हुई प्राकृतिक आपदा के बारे में प्रधानमंत्री ने हर जानकारी मुख्यमंत्री से ली। पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुहैया कराई। बारिश के कारण राहत और बचाव कार्यों में जो बाधा आ रही है उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है, जान माल की हानि हुई है, उसमें केंद्र सरकार हर संभव कोशिश करेगी और जिस भी तरह से लोगों को राहत मिल सके उस तरह के सारे उपाय करेगी। इसके साथ ही आज संसद भवन में उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उस दरमियान सभी सांसदों ने अपनी अपनी जानकारी प्रधानमंत्री को दी और बताया कि इस समय उत्तराखंड को मदद की बहुत आवश्यकता है। और वहां की सांसद ने कहा कि वो वहां से रवाना हो रही हैं ताकि जाकर लोगों के दुख को वो बांट सके। सहयोगी प्रेम के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पहाड़ों में मानसून आफत बनकर आ गया है, क्योंकि उत्तरकाशी के धराली में जिस तरह से बादल फटा है और बादल फटने के साथ साथ जो तबाही का मंजर वहाँ पर देखने को मिला है, इससे मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है।
लगातार जो तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ बारिश को देखते हुए आईएमडी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही जो स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सबको बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से तेज़ बारिश हो रही है और बारिश आफत बनकर आई है, उसको लेकर जो नदी नाले उफान पर हैं, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और लाउड स्पीकर के माध्यम से सबको चेतावनी दी जा रही है कि वो नदी नालों की तरफ ना रहें और जो वहाँ पर रह रहे हैं वह अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। साथ ही हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में भी बारिश आफत बनकर आई है और अभी तक आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बताया गया है कि अभी तक इस आपदा में 192 लोगों की जान चली गई। तो कुल मिलाकर पहाड़ों में ये बारिश आफत बनकर आई है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल। यहाँ देखिए, मैं भटवाड़ी हेलीपैड पर हूँ और जब रास्ते बंद हो गए तो हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ के जवानों को, एसडीआरएफ के जवानों को यहाँ से भेजा जा रहा है। और अभी जो हेलीकॉप्टर है ये फोर्स को, यानी एसडीआरएफ के जवानों को, एनडीआरएफ के जवानों को वहाँ छोड़कर यहाँ आया है। और अब जितने भी देखिए एसडीआरएफ के जवान, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बंद हैं तो इस वजह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू हो गया है। उधर से कुछ जो श्रद्धालु या लोकल नागरिक हैं उनको भी लाया जा रहा है। और अब यहाँ से एसडीआरएफ के जवान इसमें बैठेंगे और जो धराली गांव है वहाँ जाएंगे। वो सवार हो चुके हैं और देखिए वहाँ रेस्क्यू में अपना योगदान देंगे। और जो धराली गांव की जो आपदा है वो किसी से छुपी नहीं है। इतनी भयानक आपदा यहाँ पर आई है कि उसको सहन करना वही जानता है जो वहाँ रह रहा है। और अब देखिए एनडीआरएफ के जवान इधर से ये अपने बैग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कल से जो टीम लगी है उसको रिप्लेस नहीं किया गया और उस टीम को रिप्लेस करने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों को यहाँ से भेजा जा रहा है। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कर रहे हैं। तो अभी आप दूसरे हेलीकॉप्टर को वहाँ से देख सकते हैं तो किस तरह से एक एक चीज अब रेस्क्यू ऑपरेशन मौसम खुलते ही अपने सवाब पर है। और ये लेकर उड़ गया है और अभी दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ भटवाड़ी से अजीत सिंह राठी। सुबह से दोपहर हो गई है और भटवाड़ी के ठीक 2 किलोमीटर आगे जो सड़क धंसी थी और वॉश आउट हो गई थी, उसका ट्रीटमेंट अब तक पूरा नहीं हो पाया है। नतीजतन आप देख सकते हैं कि इस सड़क को खोलने का जो प्रयास सुबह से चल रहा है वो अभी तक बेनतीजा है। और यहाँ से जो गाड़ियों का जो सिलसिला, वाहनों का सिलसिला जो आने जाने का था वो सुबह से नहीं, कल शाम से बंद है। आज सुबह से इसको खोलने का प्रयास शुरू हुआ, लेकिन वो प्रयास अभी तक भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। हालांकि बीआरओ की टीम, जिला प्रशासन की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब लगे हैं, लेकिन मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है और इसी वजह से यहाँ से धराली जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद है। गगनानी के ठीक आगे एक पुल था, वो भी कल की प्रलय में, जल प्रलय में वॉश आउट हो गया। यहाँ सड़क वॉश आउट है। थोड़े आगे चल के थोड़ी सी सड़क और कटी है। 10-12 किलोमीटर आगे चल के गगनानी से 2-3 किलोमीटर आगे पूरा पुल वॉश आउट हो गया है। अब वहाँ पर जो बीआरओ है वो बैली ब्रिज बनाने का काम शुरू करने जा रहा है, लेकिन वो कितनी जल्दी हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, चूँकि भागीरथी के बहाव को आप देख सकते हैं। एक बार फिर कैमरे की नज़र से देखिए, जो ऊपर जो कल जल प्रलय आई है उसका प्रभाव अभी तक मतलब 24 घंटे बाद तक भी साफ साफ देखा जा रहा है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में बहुत दिक्कतें आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहा है। सड़क मार्ग टूटे पड़े हैं, वहाँ ना मशीन जा सकती है, ना मानव संसाधन जा सकता है। ऊपर से हेली सर्विस से कुछ कर नहीं सकते। मौसम पैक है, लगातार बारिश हो रही है। तो फिलहाल मौसम खुलने का और sड़कों के मार्ग प्रशस्त होने का इंतजार किया जा रहा है। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ गंगोत्री हाईवे से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी।
धराली आपदा में सबसे ज़्यादा मुश्किल है सड़क कनेक्टिविटी को आ रही है। और गंगोत्री हाईवे जो है गंगनानी के पास पूरा वॉश आउट हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो गंगोत्री हाईवे है, और गंगोत्री हाईवे पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो पुल है यहाँ पर जो वॉश आउट हो गया है, और जिस कारण से जो रेस्क्यू कार्य है उसको वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कतें आ रही है। रेस्क्यू टीम वहाँ तक नहीं जा पा रही, तो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम यहीं पर लगी हुई है, लेकिन यहाँ से आगे जाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही। जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो लगातार यहाँ पर जो है जो पुल है वो बह गया है, तो इस कारण जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम को यहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जो है जो धराली में जो आपदा प्रबंधन की टीम वो हेली सर्विस इस जरिए वहाँ पे पहुँच पाई, क्योंकि यहाँ पे जो पुल है वो 7 से 8 दिन तक बनने की यहाँ पर उम्मीद है। उत्तरकाशी धराली आपदा को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन की टीम जो है भटवाड़ी से आगे नहीं पहुंच पाई है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भटवाड़ी ब्लॉक का एरिया है और गंगोत्री नेशनल हाईवे है। यहाँ से कल रात से जो टीमें जानी थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें, वो यहाँ से मूव नहीं कर पाई है, क्योंकि कई जगह पर जो सड़क जो है वॉश आउट है और जो हरसिल और धराली के बीच में जो आपदा आई, वहाँ तक अब तक जो लोकल पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो लोकल में वहाँ पे थी वो ही पहुँच पाई है। तो कहीं ना कहीं भारी दिक्कतों का सामना रेस्क्यू कार्य में हो रहा है, और अब तक जो है वहाँ पर जो है लोकल स्थानीय लोग और जो होटल व्यवसायी और जो ग्रामीण लोग हैं वही रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारी दिक्कतें जो है जिला प्रशासन को वहाँ तक पहुँचने में आ रही है। नेटवर्क कनेक्टिविटी भी वहाँ पे नहीं है, और मैं ठीक अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये भागीरथी नदी जो अभी उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है, और लगातार जलस्तर बढ़ने से जो यहाँ से जो सड़क कनेक्टिविटी है कई जगह भागीरथी नदी के कारण वॉश आउट हुई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भारी दिक्कतें आ रही है, और अब देखना होगा कब तक ये रोड खुलती है, कब तक नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है। और हरसिल और धराली की बात करें तो 200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू कर दिया गया है, और 5 लोगों की वहाँ पे मृत्यु बताई जा रही। तो 18 घंटे से भी ज़्यादा का समय वहाँ पे हो गया है, लेकिन जो जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम वहाँ पर अब तक नहीं पहुँच पाई है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ स्टेट, उत्तरकाशी, भटवाड़ी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे नदी किनारे स्थित आवासीय भवनों में पानी घुस गया है। सुरक्षा को देखते हुए इन घरों को पहले ही खाली कराया गया था। नदी किनारे जाने पर पूर्ण तौर से रोक लगाई गई है। अलकनंदा नदी किनारे जाने वाले सभी रास्ते जलमग्न हैं। वहीं दूसरी ओर कई लिंक मार्ग भी बंद हैं। दर्जनों गाँव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूटा हुआ है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अलकनंदा और मनक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे परेशानियां पैदा हो रही हैं। शासन प्रशासन की ओर से आम जनमानस और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे नदी के किनारे जाने से बचें और मौसम का पूर्व जानकर ही यात्रा पर निकलें। परवीन रावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरीके से त्रासदी आई बादल फटने से, कई लोग जो हैं वो लापता हो गए। 4 लोगों की अभी तक जो है मौत की पुष्टि की गई है। इस वक्त हम दिल्ली के एनडीआरएफ हेडक्वार्टर्स में हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से बताते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है एनडीआरएफ इस पूरे ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कर रहा है। देखिए यहाँ पर मेरे पीछे 3 बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए हैं एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर्स में, और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये वहीं की तस्वीरें हैं। ये वो जगह है जहाँ पर बादल फटा था, और बादल फटने के बाद देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर कुछ लोग हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये जलमग्न हो गया है, डूब गया है। जो आसपास के जो मकान है वो डूब चुके हैं, बह चुके हैं, टूट चुके हैं। दूसरा यहाँ पर स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, और जो अलग अलग जो मकान है वो आपको टूटे हुए, डूबे हुए जो है वो नज़र आएंगे। पूरा का पूरा जो पूरी सड़क जो है वो टूट चुकी है। कई जो मार्ग है वो बाधित हो चुके हैं, और उस तरफ भी एक स्क्रीन लगा हुआ है, उस पर भी जो है आपको ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो त्रासदी है वो कितनी भयानक है, और कितने लोग जो हैं वो इस पूरे बादल फटने के बाद बह चुके हैं, लापता हैं, जिनको लगातार जो है वो ढूंढा जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है। आपको बताएं कि एनडीआरएफ की कई टीमें जो हैं इस वक्त उत्तरकाशी में काम कर रही हैं, उसके साथ साथ एसडीआरएफ की भी टीमें काम कर रही हैं, आईटीबीपी की कई टीमें हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं मिलकर ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ये यहाँ पर चलाया जा रहा है।
आपको बताएं कि लगातार जो है वो एयरलिफ्ट भी जो है वो किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें, जो कि मौसम साफ़ नहीं है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में मौसम साफ़ नहीं है, तो इस वजह से बड़ी समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इसी को लेकर इस वक्त NDRF हेडक्वार्टर्स में हैं और हम यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन संख्या 3 का उद्घाटन कर दिया। लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैले हुए इस भवन के अंदर विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, MSME समेत कई मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। चार्जिंग स्टेशन से लेकर के -2 यानी 2 बेसमेंट में 600 गाड़ियों की पार्किंग नजर आएगी। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर 7 फ्लोर कुल मिलाकर के होंगे, जिसमें से 6 फ्लोर ऊपर भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ये सिर्फ कर्तव्य भवन का तीसरा संस्करण है। पहले और दूसरे भवन का उद्घाटन भी जल्द ही किया जा सकता है और सितंबर 2027 तक ऐसे 10 भवन बन के तैयार होंगे, जिसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होगा और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की सूरत भी बदल जाएगी। दरअसल नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की रचना दिल्ली को राजधानी बनाने के बाद यानी 1912 के बाद शुरू हुई थी और 1950 और 60 के दशक में कृषि भवन, शास्त्री भवन और उसके अलावा निर्माण भवन, उद्योग भवन जैसे भवन बने थे। ये बहुत पुराने हो गए हैं, जिसमें बिजली की खपत भी 30% ज़्यादा होती है। सुरक्षा के लिहाज से जो मापदंड भूकंप रोधी हो या फिर अग्निशमन को लेकर के या फिर साइबर सुरक्षा को लेकर के वो अपेक्षाकृत कम नजर आते हैं। यही वजह है कि अब तमाम मंत्रालय धीरे धीरे नए कर्तव्य भवनों के अंदर शिफ्ट कर दिए जाएंगे, जिसमें कैफे से लेकर के मल्टी लेवल पार्किंग से लेकर के अलग अलग सुविधाएं नजर आएंगी। यानी जब भारत 21वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होगा, उस वक्त तक भारत के राजधानी दिल्ली के अंदर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की सूरत भी पूरी तरीके से कर्तव्य भवन के तहत बदली हुई नजर आएगी। कैमरा सहयोगी प्रेम शंकर के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी विधानसभा देश की पहली AI लैस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस विधानसभा बनने जा रही है। दरअसल 11 अगस्त से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा को पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने की तैयारी है और इसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा जाएगा। सभी दलों के विधायकों के लिए 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे सभी विधायकों को बुलाया गया है और IIT के जो 2 प्रोफेसर होंगे वो सभी विधायकों को AI की ट्रेनिंग देंगे। बाकायदा जो ऑफिशियल वेबसाइट है और जो ऑफिशियल ऐप है यूपी विधानसभा का, उसको भी पूरी तरीके से AI से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जो विधानसभा की पूरी कार्यवाही होगी वो भी कोई भी विधायक अपने भाषण को, अपने रिकॉर्ड को AI के माध्यम से निकाल सकता है। देखा जाए तो इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा को पूरी तरीके से पेपरलेस किया गया था। सभी विधायकों के बैठने की जगह पर टैबलेट की व्यवस्था की गई थी, यानी कि जो पेपरलेस व्यवस्था थी वो तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ने के बाद इस पूरी कार्रवाई को माना जा रहा है कि जो कार्रवाई होगी काफ़ी आसान होगी और विधायकों के लिए भी अपने भाषण को बाद में निकालना या फिर उन्हें सुनना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। सलारपुर में 39 ऐसे बिल्डर हैं या कॉलोनी बनाने वाले लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है। इन सबको प्राधिकरण की तरफ से नोटिस दिया गया था और 8 दिन में अवैध निर्माण को स्वयं ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। बावजूद उसके वहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर अब प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा गया। उस पत्र में इन सभी निर्माण करने वाले लोगों को भूमाफिया घोषित करने के लिए कहा गया है। प्राधिकरण के अफसरों का कहना है कि अगर अवैध निर्माण चलता हुआ पाया गया तो यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और 8 दिन का समय अब पूरा हो चुका है जो नोटिस दिया गया था। उसके बाद जल्द ही प्राधिकरण की बुलडोजर वाली कार्रवाई इन तमाम इलाकों में देखी जा सकती है। लगभग 10-15 दिन पहले हम लोगों ने सलारपुर गाँव में सेक्टर 107 पड़ता है,
कसर नंबर 721 से लेकर 752 भी है और अन्य कुछ कसर नंबर भी है। और इसमें लगभग 39 बिल्डर्स हैं जो हमारे नोटिफाइड ज़मीन पे अवैध निर्माण करते हुए मिला था। हम लोगों ने नोटिस भी जारी किया है एंड लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसको आगे कुछ निर्माण एक्स्ट्रा होने नहीं दे रहे हम लोग। और हम लोगों ने डीएम साहब को भी लेटर लिख रहे हैं इसमें इन लोगों को भू माफिया घोषित करने के लिए। बहुत स्ट्रांगली इसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कोई रिसेंटली अगर कल 2-3 दिन में अगर कोई निर्माण शुरू हो गया तुरंत इसको रुकवा देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। एक चैन स्नेचर जिसको पकड़ने में दिल्ली पुलिस की 3 जिलों की टीम जो है वो लगकर और आज सुबह जो है वो दिल्ली पुलिस ने इस स्नेचर को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि इस चैन स्नेचर के ऊपर कुल जो है वो 26 मामले दर्ज हैं और ये बेल पर अभी जेल से बाहर आया था और इसने एक लोकसभा सांसद की चेन जो है वो लूट ली और लूट कर दिल्ली के चाणक्यपुरी से फरार हो गया। इस गाड़ी में जो है यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। इसी गाड़ी में जो है ये स्नेचर बैठा हुआ है जिसका नाम दिल्ली पुलिस ने सोहन बताया है। सोहन ने कुल 26 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं पहले भी और ये बेल पर अभी जेल से बाहर आया था। इसने दिल्ली के चाणक्यपुरी में सुबह जब सांसद जो है वो महिला सांसद मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी उसी दौरान जो है इसने महिला सांसद की चेन जो है वो बाइक से स्नैच किया यानी खींचा और उसके बाद वहां से फरार हो गया। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में ये जानकारी दी कि कई अलग अलग सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनके फुटेजेस को खंगाला गया और उससे दिल्ली पुलिस को लीड मिली। दिल्ली पुलिस ने उस स्कूटी का जिस स्कूटी का इस्तेमाल इस पूरे स्नैचिंग में सोहन ने किया उस स्कूटी का नंबर जो है वो भी नोटिफाई किया और उसके बाद टेक्निकल सर्विलांस के थ्रू जो है इस पूरे मामले में स्नैचर को ट्रैक किया गया। ये ओखला का रहने वाला बताया जा रहा है और इसको दिल्ली पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया। विवादों में रहने वाले पूर्व मंत्री और आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आज रायबरेली में हमला करने की कोशिश की गई। दरअसल रायबरेली पहुंचने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का उनके समर्थकों द्वारा स्वागत किया जा रहा था। तभी अचानक से पीछे खड़े एक युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सर पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को बचा लिया और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के जो तमाम समर्थक थे उन्होंने युवक को पकड़कर उसकी धुनाई शुरू कर दी। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वहां पर बीच बचाव किया, लेकिन तब तक जिस युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी उसकी इतनी पिटाई हुई कि पुलिस वालों के कपड़े भी खून से लाल हो गए। हालांकि देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य किसी ऐसे विवाद में फंसे हों। हालांकि इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। हालांकि आज की घटना के बाद उस युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि ये विपक्षियों की एक गहरी चाल है। वीडियो जर्नलिस्ट सबरोसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।